स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, इस वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन शॉट रिवीजन करेंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पूरे एक साल के करंट अफेयर यूपी स्पेशल के आपने पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए, बाकायदा आपको वीडियो दिया, मास्टर वीडियो दिया, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया। और एक लास्ट रिवीजन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का देखा जाए तो अपने इस वीडियो में लोग करेंगे और इससे यूपी स्पेशल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति संभावित सवाल जो बनने वाले हैं या बन सकते हैं, वो सभी सवाल आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका पूरा यूपी स्पेशल एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए संपूर्ण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वन शॉट। सबसे पहली खबर क्या है? गोरखपुर में यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अब यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका देखा जाए तो उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और ये देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। गोरखपुर के खानिमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा टोरेंटो समूह के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि कौन से समूह के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, किस समूह के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है? टोरेंटो समूह के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है। और कहां पर बन रहा है ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। चलिए आगे देखते हैं। शाहजहांपुर का जो जलालाबाद था, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम अब होगा परशुरामपुरी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने शाहजहांपुर कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है। यह निर्णय भगवान परशुराम के नाम पर नगर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने हेतु की लिया गया है। और अब जाने रहिएगा जलालाबाद का नाम क्या हो गया? परशुरामपुरी हो गया। सवाल पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान 2025 चर्चा करें यहाँ पर तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा। इसमें पेट्रोल पंप, परिवहन, खाद्य एवं रसद, सूचना एवं पुलिस प्रशासन सहित कई विभाग सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि याद रखना कि ये जो नो फ्यूल मतलब नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब से कब तक चलाया गया? 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलाया गया था। ठीक है, अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। चलिए आगे देखें। नोएडा में ड्रोन निर्माण कंपनी व इंजन टेस्ट सुविधा केंद्र चर्चा कर लेते हैं। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में ड्रोन निर्माण कंपनी और इंजन टेस्ट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के रक्षा एवं एरोस्पेस उद्योग को केंद्र बनाने में सहायक होगी। यानी कि देखा जाए तो रक्षा और एरोस्पेस उद्योग में उत्तर प्रदेश की भूमिका जो है यह अग्रणी हो। और इसी के लिए देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नोएडा में जो ड्रोन निर्माण कंपनी और जो इंजन टेस्ट सुविधा केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, परीक्षाओं से पूछ सकता है कि ड्रोन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, जो CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 है, इसके बारे में चर्चा करें तो 14 से 15 सितंबर 2025 को लखनऊ में CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। इसमें अनुसंधान और विकास को स्टार्टअप में बदलाव पर फोकस किया गया, विशेषकर कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य में नवाचार पर। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र, पर्यावरण के तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार के लिए देखा जाए CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया गया था 14 से 15 सितंबर के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने जीती नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। अब यहाँ पर जो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप था उत्तर प्रदेश विजेता रहा। चर्चा करते हैं पॉइंट पर तो उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराया है। और यह पहला अवसर है जब यूपी ने खिताब जीता है। ठीक है, पहली बार देखा जाए तो राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। और कौन सा संस्करण था? तो 47वां संस्करण था, जिसको उत्तर प्रदेश ने किसको पराजित कर जीता है? हिमाचल प्रदेश को हराकर जीता है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। चर्चा करें तो 30 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की घोषणा की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष होंगे तथा इसका उद्देश्य देश में युवाओं को रोजगार और कौशल सुधार उपलब्ध कराना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है तो प्रदेश के युवाओं को, देखा जाए ये देश लिखा है, देश प्रदेश के युवाओं को रोजगार व कौशल सुधार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निधि तिवारी पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं। अब यहाँ पर जो निधि तिवारी हैं ये पीएम मोदी की देखा जाए तो प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुई हैं। और ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है? तो मूल रूप से देखा जाए वाराणसी की रहने वाली है। कहाँ की? ये मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली है, वाराणसी की रहने वाली है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मान। अब ये जो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग है इसको देखा जाए महाकुंभ में देखा जाए बेहतर प्रबंधन के लिए। ठीक है, महाकुंभ में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए यूपी अग्निशमन विभाग जो है इसको सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। देखा जाए
तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो एडीजी हैं पद्मजा चौहान, ठीक, यहाँ पर जो अग्निशमन विभाग है उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग, इसकी जो एडीजी हैं पद्मजा चौहान, इनको सम्मानित किया था, गोवा सरकार के द्वारा सम्मान दिया गया और उत्तर प्रदेश का अग्निशमन विभाग जो था इसको महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया था, उत्कृष्ट कार्यों के लिए। आगे देखें, मोनास यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर किस लिए हुआ है, तो मोनास यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर व समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस एमओयू का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ले जाना और छात्र शिक्षकों को वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ले जाने के उद्देश्य से मोनार्स यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखें, जो निखिल सिंघल है इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रख्यात मीडिया रणनीतिकार निखिल सिंघल को 31 मार्च 2025 को ताज होटल जो है ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो सम्मान था निखिल सिंघल को किसने दिया था, तो अखिलेश यादव ने दिया था। ठीक है, अखिलेश यादव के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था। कथन में पूछ लिया कंफ्यूज करने के लिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ देगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं, अखिलेश यादव के द्वारा ये उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह था, ताज लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, जहां पर निखिल सिंघल को 31 मार्च 2025 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखें, आईबीएम सॉफ्टवेयर लैब लखनऊ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आईबीएम लखनऊ में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगी। यह भारत में कंपनी का प्रमुख सॉफ्टवेयर विकास केंद्र होगा और एआईसीटी परियोजना को समर्थन भी देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ में एआईसीटी विकसित की जा रही है। ठीक, ये लखनऊ में जो एआईसीटी है इसका विकास किया जा रहा है और उसी एआईसीटी की परियोजना जो है उसको देखा जाए समर्थन देने के लिए जो आईबीएम है ये अपना सॉफ्टवेयर लैब कहां पर स्थापित कर रहा है, ये लखनऊ में स्थापित कर रहा है। परीक्षा में पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे कि आईबीएम के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अपना सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जा रहा है। आगे देखें, फॉक्सकॉन का पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट। अब ये जो फॉक्सकॉन है अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट ये कहां पर लगा रहा है, तो फॉक्सकॉन ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ भूमि पर पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के नए अवसर उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना फॉक्सकॉन का पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट कहां पर, ग्रेटर नोएडा में। आगे देखें, यूपी में इको टूरिज्म पहल, चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए यूपीईटीडीबी ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर कार्य योजना शुरू की है। ठीक है, इसके अंतर्गत 18 इको टूरिज्म फेलो और एक समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। 18 इको टूरिज्म फेलो और एक समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया जाएगा और यूपी में इको टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। भारत शिक्षा एक्सपो 2025 चर्चा करते हैं। तो ये इवेंट 24 से 26 अप्रैल 2025 को इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट जो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा यहीं पर आयोजित किया गया था। परीक्षा में पूछा जाए कि भारत शिक्षा एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो जो इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। डायरेक्टली सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, पेड़ों को क्यूआर कोड पहचान। अभी जो पेड़ है इन पेड़ों को क्यूआर कोड पहचान उत्तर प्रदेश में दिया गया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जो विद्यालय है, विद्यालयों में जो लगे हुए पेड़ है उन पर क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं और उन क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जाए तो विद्यार्थियों को पेड़ों के बारे में जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से देखा जाए तो ये क्यूआर कोड चिपकाए गए। उन क्यूआर कोड को विद्यार्थी स्कैन करेंगे, पेड़ों के बारे में जितनी भी जानकारी है, उसका वैज्ञानिक नाम, उसका औषधीय लाभ, ये सारी चीजें क्यूआर कोड के माध्यम से पता चलेंगी। और इसी वजह से देखा जाए तो ये पहल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी देखा जाए एक महत्वपूर्ण कदम है और बच्चों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी ये कदम महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये ग्रेटर नोएडा में देखा जाए इसको मंजूरी मिल गई है। देखा जाए तो ईड़ा क्षेत्र में 206 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी मिली है। ये यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये जरूर याद रखना, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा और ईड़ा के अंतर्गत देखा जाए तो 206 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार किया जाएगा, मतलब इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इन्वेस्ट यूपी के नए ऑफिस। अब यहां पर देखा जाए इन्वेस्ट यूपी जो है इसके कुछ नए ऑफिस खुलेंगे। कहां कहां पर खुलेंगे, किन किन राज्यों में खुलेंगे, यहां पर देखा जाए किन किन शहरों में खुलेंगे महत्वपूर्ण, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई में खुलेगा, दिल्ली में खुलेगा और कर्नाटक के अंतर्गत बेंगलुरु में देखा जाए तो ये 3 नए ऑफिस खोलने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। और यहां पर देखा जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो मुंबई में जो ऑफिस खुलेगा ये मुख्य रूप से क्या करेगा कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे संपर्क साधेगा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। दिल्ली में देखा जाए
तो विभिन्न देशों की एम्बेसी है, तो बेसिकली दूतावास पर फोकस किया जाएगा जो दिल्ली में नया ऑफिस खुलेगा। और बेंगलुरु में देखा जाए तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, तो टेक कंपनी, जितनी टेक कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब बेंगलुरु में अवस्थित है, बेंगलुरु से अपना कार्य संचालित करती हैं। तो जो टेक कंपनियां हैं उनको यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए देखा जाए रिझाने का कार्य जो बेंगलुरु वाली इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस होगा वो करेगा। तो यहाँ पर 3 शहर हैं, 3 शहरों में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में। और इनके तीनों के कार्यों को भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी कार्य मुख्य रूप से कहां कहां पर फोकस होगा। कॉर्पोरेट घराने पर मुंबई वाला फोकस करेगा ऑफिस, दिल्ली में देखा जाए तो दूतावासों पर फोकस किया जाएगा, बेंगलुरु वाली टेक कंपनियों पर, तकनीकी कंपनियों पर निवेश के लिए आकर्षित करेंगी। चलिए आगे चर्चा करें स्पिरिचुअल सर्वे 2025। अब ये जो स्पिरिचुअल सर्वे 2025 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को शीर्ष धार्मिक स्थल चुना गया है। ठीक है, ये एक सर्वे हुआ था स्पिरिचुअल सर्वे 2025 को। इसमें देखा जाए तो महाकुंभ के दौरान, ये महाकुंभ के बाद में सर्वे हुआ था, और उसके बाद देखा जाए तो अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को, ठीक है, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज को देखा जाए तो शीर्ष धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में चुना गया। इस सर्वे में बताया गया कि महाकुंभ ने भारतीय संस्कृति के प्रचार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जीडीपी में भी बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जीडीपी में जो महाकुंभ था, महाकुंभ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और महाकुंभ के साथ साथ देखा जाए जो सैलानी आए थे, पर्यटक आए थे, वो ना सिर्फ महाकुंभ यानी कि प्रयागराज तक सीमित रहे, वो प्रयागराज दर्शन के बहाने देखा जाए तो अयोध्या भी गए और वाराणसी भी गए। वहां पर भी देखा जाए तो कुंभ के टाइम आपको याद होगा कि जो अयोध्या प्रशासन था उसके द्वारा ये कहा भी जा रहा था कि आप जहां है वहीं से लौट जाएं, बाद में आइएगा घूमने के लिए अयोध्या, बहुत भीड़ है। ठीक है, ऐसी चीजें हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो स्पिरिचुअल सर्वे था इसने बताया कि प्रदेश की जीडीपी में महाकुंभ ने बहुत योगदान दिया था। चलिए आगे देखें, गंगा एक्सप्रेसवे नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप, चर्चा कर लेते हैं। नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनी है गंगा एक्सप्रेसवे पर। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान 24 घंटे टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। याद रखना, देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप ये किस पर बनी है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी है। और किस जिले के अंतर्गत बनी है? तो शाहजहांपुर में बनी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर की लंबाई है। आगे चर्चा करें, $1 ट्रिलियन सेल। अब ये जो ओटीडी है, ठीक है, ओटीडी सेल है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओटीडी सेल तो प्रदेश के सभी जिलों में देखा जाए तो $1 ट्रिलियन सेल गठित होंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जिला स्तरीय जो प्रयास है, जो $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की जीडीपी को, तो जिला स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, समीक्षा की जाएगी उनकी। और इसी के लिए देखा जाए हर जिले में एक $1 ट्रिलियन सेल बनाया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो जिले के जिलाधिकारी हैं वो करेंगे। और ये ओटीडी बेसिकली रिपोर्ट देगा कि कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इन सब पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस ओटीडी की होने वाली। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए इनकी किताब का नाम जरूर याद रखना कि चुनौतियां मुझे पसंद है। ये किताब पूछ सकता है डायरेक्टली कि ये चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किताब किसकी है? तो ये कृति है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनकी यह कृति है। और देखा जाए तो इस शीर्षक पुस्तक का विमोचन परिसर में देखा जाए तो जो यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया था। और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन वृत्त पर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित यानी कि जीवन वृत्तांत है, चुनौतियां मुझे पसंद है। इसका विमोचन देखा जाए तो तत्कालीन या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। आगे हम बात कर ले मथुरा में ग्रीन फील्ड डेयरी संयंत्र। अब ये जो ग्रीन फील्ड डेयरी संयंत्र इसके बारे में चर्चा करें तो मथुरा में देखा जाए 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रीन फील्ड डेयरी संयंत्र स्थापित होगा। ठीक है, तो 1 लाख लीटर क्षमता वाले प्रतिदिन जो ग्रीन फील्ड डेयरी संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो मथुरा जिले में की जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, ठीक, पूछा जा सकता है सवाल में। यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा। अब यहाँ पर देखा जाए यूपी विधानसभा में अनुवादक सुविधा चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी है जो इस सुविधा से लेस है, अनुवादक सुविधा से लेस हुई है। और विधायक जो है अब अवधी, ब्रिज, बुंदेली और भोजपुरी में अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो विधायक है वो अपनी जो मतलब लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो ब्रिज हो, अवधी हो, बुंदेली हो या भोजपुरी हो, इन भाषाओं में अपनी बात को रख सकते हैं। और अनुवादक से लेस
देखा जाए तो पहली विधानसभा देश की बनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा। आगे चर्चा करें, महाकुंभ जलवायु सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 16 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ और इसका विषय क्या था? कुंभ की आस्था और परिवर्तन। कुंभ की आस्था और परिवर्तन पर देखा जाए एक महाकुंभ जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अगली खबर क्या है? शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो शाहजहांपुर को यूपी का 29वां विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। जो शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण है ये किस क्रम का विकास प्राधिकरण है? तो ये उत्तर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण है। चलिए आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव है इनके बारे में चर्चा करें तो लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के अंतर्गत हमारे राम महानाटक का मंचन हुआ और कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। तो याद रखना, जो अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, जरूर याद रखना। तो लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के अंतर्गत ही हमारे राम महानाट्य जो था इसका मंचन हुआ था और इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पर्यटन मंत्री है जयवीर सिंह। जयवीर सिंह का नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? जयवीर सिंह है। आगे देखिए, पहला बायोपॉलीमर प्लांट। अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पहला बायोपॉलीमर प्लांट, ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है। इसकी स्थापना कहां पर? चर्चा करते हैं। देखा जाए तो लखीमपुर खीरी के कुंभीग्राम में, कहां पर? कुंभीग्राम में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह 2850 करोड़ रुपए की लागत से बलरामपुर चीनी मिल द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? बलरामपुर चीनी मिल द्वारा बनाया जाएगा और लागत कितनी है उसकी? 2850 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी और यह देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है। ठीक है, आगे देखें, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ये नोएडा में स्थापित, चर्चा कर लेते हैं। तो नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोहे और प्लास्टिक वेस्ट से जानवरों की आकृतियां बनाई जाएंगी, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनकी आकृतियां यहाँ पर बनाई जाएगी और वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है ये। यहाँ पर जानवरों की आकृतियां किससे बनी होंगी? जो प्लास्टिक वेस्ट होता है और लोहे का वेस्ट होता है, आयरन वेस्ट होता है, उससे बनाई जाएंगी कलाकृतियां। चलिए आगे चलता, यहाँ पर चर्चा करें, ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा। अब ये जो ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा है ये लखनऊ में स्थापित की जा रही है, चर्चा करते हैं इससे संबंधित। तो 11 मई 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया और ये हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने की क्षमता रखती है। और ये जो ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए आगे देखते हैं, साहित्य पार्क, ये लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, चर्चा करते हैं। लखनऊ के सीजी सिटी में साहित्य पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो जो लखनऊ का सीजी पार्क है उस सीजी पार्क में देखा जाए तो साहित्य पार्क बनाया जाएगा। ठीक, साहित्य पार्क बनाया जाएगा, चर्चा करते हैं यहाँ पर। यह 15 एकड़ क्षेत्र में भारतीय साहित्य की विरासत को समर्पित होगा। ठीक है, 15 एकड़ क्षेत्र में बना होगा और भारतीय विरासत को समर्पित होगा, भारतीय विरासत को समर्पित किया जाएगा इसको। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। अब ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके बारे में चर्चा करें। देखा जाए तो 22 मई को पीएम मोदी ने यूपी के 19 स्टेशन सहित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यानी कि जब पीएम मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया तो उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के थे और साथ ही साथ कुल 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। इन स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं और हरित ऊर्जा आधारित ढांचा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबरों में रहा था ये, यहाँ पर देखें तो 26 मई 2025 को यूपी में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई। यह दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट अभ्यारण्य को जोड़ती है। ठीक है, तो याद रखना, यूपी की पहली विस्टाडोम जंगल ट्रेन सफारी जो है ये किसके किसके बीच चली? तो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट जो अभ्यारण्य है इसके बीच में चलाई गई थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी किसको नामित किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए जो राजीव कृष्णा है ये यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। राजीव कृष्णा को देखा जाए वे अपराध नियंत्रण और हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। जो राजीव कृष्णा है ये अपराध नियंत्रण और हाईटेक पुलिसिंग के लिए राजीव कृष्णा को जाना जाता है। आगे चर्चा करें, महाराज सुहेलदेव स्मारक। अब ये जो महाराज सुहेलदेव स्मारक है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 10 जून को महाराज सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसमें 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा थी। ये प्रतिमा किसकी बनी हुई है? जरूर याद रखना, कांस्य प्रतिमा है। कितनी हाइट है? 40 फीट इसकी हाइट है। और देखा जाए तो 1243 करोड़ रुपए की 384 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। और ये जो महाराज सुहेलदेव स्मारक है इसका उद्घाटन कहां पर, किस जिले में किया गया है? बहराइच। ठीक है, बहराइच जिले में, ये जरूर याद रखना, बहराइच जिले में महाराज सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे देखते हैं, घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चर्चा कर लेते हैं। तो 20 जून को कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने गेरुआ नदी में जो घड़ियाल होते हैं ना, घड़ियाल के बच्चे छोड़े थे, घड़ियाल के बच्चे छोड़े थे। और ये जो संरक्षण घड़ियाल कार्यक्रम संरक्षण है, ठीक, घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम कहां पर इसका आयोजन किया गया था? कतरनिया घाट में आयोजित किया गया था 20 जून 2025 को। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। ये अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय देखा जाए तो आगरा में स्थापित किया गया है। केंद्र ने आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है और यह भारत और दक्षिण एशिया में आलू उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, तो याद रखना कि दक्षिण एशियाई केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का? तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई केंद्र जो है ये आगरा में स्थापित हुआ है। आगे देखें मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट। अभी जो मथुरा है, मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। तो मथुरा के कोसी इलाके में ग्रीन बायो सीएनजी प्लांट शुरू हुआ है। यह गोबर से सीएनजी उत्पादन कर यमुना नदी को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। और देखा जाए तो दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी के स्वच्छता के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा यह मथुरा का बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, तो बायो सीएनजी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? बायो सीएनजी प्लांट देखा जाए मथुरा में स्थापित किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। अब ये जो एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है ये देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है। ठीक है, और ये कहां पर स्थापित हुआ है? तो ये मेरठ में स्थापित हुआ है, इसको याद रखिएगा। भारत का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर शुरू किया गया है? ये पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट जो है इसको मेरठ में शुरू किया गया है और इसको देखा जाए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, आगे देखें एप्पल के सीओओ, एप्पल के नए सीओओ बने हैं सबीह खान। अब इनका संबंध उत्तर प्रदेश के है, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कहां के? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले सबीह खान, इनको एप्पल का नया सीओओ नियुक्त किया गया है। वे मुरादाबाद के निवासी हैं और अब विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी जो है उनमें से एक का संचालन करेंगे सबीह खान। ठीक है, याद रखना सबीह खान, ये जरूर आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये देखा जाए तो एप्पल के सीओओ बने हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से भी इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से ये पॉइंट ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे देखें एआई आधारित रोड सेफ्टी मॉडल। अब देखा जाए तो एआई आधारित रोड सेफ्टी मॉडल, यूपी सड़क सुरक्षा के लिए एआई आधारित नया मॉडल अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, एआई आधारित रोड सेफ्टी मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो थी वो बजट में, जो बजट था 2025-26 का बजट में दी गई थी। आगे देखें शशि प्रकाश गोयल बने मुख्य सचिव। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन? शशि प्रकाश गोयल बने थे। तो आईएएस शशि प्रकाश गोयल ने यूपी के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है, इससे पहले वे अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो देखा जाए शशि प्रकाश गोयल जो है ये मुख्य सचिव बने हैं, इससे पहले वो अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र। अब ये रुद्रास्त्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रुद्रास्त्र क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। यहां पर देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने यूपी के गंजख्वा, ठीक है, यूपी के गंजख्वा से रुद्रास्त्र नामक 4.5 किलोमीटर लंबी, ठीक, 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल शुरू किया है। इसने देखा जाए 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में पूरा किया था। तो 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में पूरा किया है। गंजख्वा से स्टार्ट हुआ था, रुद्रास्त्र इसका नाम है। आगे देखिए रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल सिस्टम। अब ये वाराणसी में देखा जाए जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे की खाली जमीनें होती हैं, रेलवे की दो ट्रैक के बीच में देखा जाए सोलर प्लांट लगाया गया, सोलर पैनल लगाए गए जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। तो वाराणसी में देखा जाए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 70 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल लगाए गए। यहां पर देखें इससे रेलवे की बिजली पर निर्भरता कम होगी और हरित ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। भविष्य में क्या होगा कि जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनके बीच में देखा जाए तो ये एक ट्रायल फेज में था। जो सोलर पैनल लगाया गया ना, सोलर सिस्टम, ये ट्रायल के तौर पर लगाया गया और वो सक्सेसफुल रहा। भविष्य में क्या हो सकता है कि जो रेलवे की खाली जमीनें होती यानी कि दो ट्रैक के बीच में देखा जाए तो भारत जो है, भारत में रेलवे की अच्छी खासी विस्तार है। अब रेलवे का जब अच्छा खासा विस्तार है तो जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में रेलवे की पटरियों पर सोलर पैनल अगर हम लगा सकते हैं तो उससे रेलवे की जो बिजली खपत है वो सौर ऊर्जा से ही पूरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो बिजली पर हमारी निर्भरता है वो कम होगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शुभांशु शुक्ला छात्रवृत्ति योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी एवं
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। यह छात्रवृत्ति अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी के छात्रों को दी जाएगी। मतलब जो छात्र अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे उन छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बेसिकली शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो लखनऊ जिले के रहने वाले हैं और इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क ये कहां पर बनाया जाएगा, तो देखा जाए तो बुलंदशहर खुर्जा में दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया बनाया गया है। इसमें 80 टन कचरे से 100 से अधिक कलाकृतियां तैयार की गई हैं। ठीक है, तो याद रखना कि दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया, इसका निर्माण कहां पर किया गया है, ये अनोखी दुनिया इसका नाम है और ये दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है। ये कहां पर बना है, बुलंदशहर के खुर्जा में बना है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अपने आज इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पिछले एक साल के, उनको 25 से 30 मिनट के इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, देखा जाए आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि पीएम मोदी की सेक्रेटरी कौन बनी है, पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है। तो ये दो सवाल हैं, इन दो सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो में जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को एक साथ समाहित कर कंपाइल कर आपको एक वीडियो के फॉरवर्ड है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन यूपी स्पेशल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं पिछले एक साल के, वो सारे करंट अफेयर इनको एक ही वीडियो में कंपाइल किया गया है। ठीक है, आप पिछला जो आपने वीडियो पढ़ा होगा उस वीडियो से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब का क्रक्स निकाल के, क्रक्स ही आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इस वीडियो को एक बार देखिएगा आप लोग, और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको यूपी स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनमें आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और साथ ही साथ जो नेशनल करंट अफेयर आपने पढ़ा है, नेशनल करंट अफेयर के साथ यूपी स्पेशल का करंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो अच्छी खासी स्थिति में आप रहेंगे करंट अफेयर के मामले में अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आगामी एग्जाम के लिए 12 अक्टूबर के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।